क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध के सिद्धांत पार्ट नंबर 1। प्रबंध के सिद्धांत जो हैं वो बनाए गए, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं मैनेजमेंट के। जैसे साइंस में प्रिंसिपल होते हैं वैसे हमने प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के भी बनाए हैं। ये सिद्धांतों का पालन जो है सभी प्रबंधक करते हैं तो वो समस्याओं को आसानी से हल कर सकते हैं। कुछ एक हमारे मैनेजर्स रहे हैं जिनके सामने समस्याएं आई और उन्होंने बार बार समस्याओं को हल करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए। उसके बाद उन्होंने कोई बहुत अच्छा और आसान सा हल ढूंढ लिया, ये समस्या है इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगी। कई बार उन्होंने उस चीज़ को ट्राई किया और हर बार ये अच्छा परिणाम आया तो उन्होंने उसे सिद्धांत कह दिया। तो ऐसे सिद्धांत जो हैं वो प्रबंधकों की मदद के लिए बनाए जाते हैं, तो इन्हें हम प्रबंधक के सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। तो प्रबंधकों के सिद्धांत पहला टॉपिक है, प्रबंधकों के सिद्धांतों का प्रतिपादन, डेरिवेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। या फिर क्वेश्चन पूछा जाए प्रबंध के सिद्धांतों के चरण स्टेप्स अगर पूछे जाएँ तो यही पॉइंट्स आएंगे। जब हम सिद्धांतों के स्टेप्स की बात करते हैं तो इसमें स्टेप का मतलब है जो जिस क्रम में ये दिए गए उसी प्रकार से हम इनको स्टडी करेंगे। पहला है समस्या या अवसर का चुनाव करना, चॉइस ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अपॉर्चुनिटी। जहाँ पर हमें लगता है कि सिद्धांतों की कमी है, सुधार करने की आवश्यकता है, वहाँ पर हम मौका तलाशते हैं और उसका कोई सिद्धांत हम लोगों ने ढूंढने की कोशिश, उसका हल ढूंढने की कोशिश की। तो हमारे सामने एक समस्या आई, उसका हमने हल ढूंढने का प्रयास किया। फिर अब सेकंड पॉइंट आता है, जो समस्या आई उसका अवलोकन या अध्ययन किया, ऑब्जर्वेशन और स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम। अब समस्या जो हमारे सामने आई थी पहले में, उस समस्या का समाधान, समस्या के कारण क्या था वो हम ढूंढेंगे कि भाई इस समस्या का ये कारण था, इस कारण से ये समस्या आई, अब उसका परिणाम क्या होने वाला है, क्या ये समस्या बहुत गंभीर है। अगर गंभीर है तो उसका समस्या का अध्ययन हम लोग करते हैं, यहाँ पर गहराई से विश्लेषण करते हैं। थर्ड पॉइंट है परिकल्पना का निर्माण, मेकिंग हाइपोथेसिस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस समस्या का ये हल ढूंढते हैं, इस हल को लागू करते हैं तो फिर उससे हमारे को क्या रिजल्ट मिलेगा। इफ़ इम्प्लीमेंटेड पीस वे सिस्टम द प्रोडक्शन विल इंक्रीज श्योरली। इसका मतलब है अगर हम ऐसा करते हैं कि व्यापारियों को ये अगर कर्मचारियों को ये बोलते हैं कि भाई आपको हम तनख्वाह ऐसे नहीं देंगे कि सभी को 10-10 हज़ार दे दी, हम तनख्वाह देंगे, जितनी वस्तु आप बनाएंगे उसके हिसाब से आपको तनख्वाह दी जाएगी, ठीक है। जो कम चीज़ें बनाएगा उसको कम तनख्वाह, जो ज़्यादा चीज़ें बनाएगा उसको ज़्यादा तनख्वाह। तो हर एक वर्कर ज़्यादा काम करने की कोशिश करेगा ताकि मुझे ज़्यादा तनख्वाह मिले। फोर्थ पॉइंट है निष्कर्ष व पूर्वानुमान लगाना, कंक्लूजन इन द फोरकास्टिंग। अब हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट होने वाला है। पूर्वानुमान मतलब भविष्य में ये सिद्धांत को, ये तरीका अगर अपनाते हैं तो उसका क्या परिणाम हमको प्राप्त होगा। उसके बाद है अब हमने क्या किया, उस सिद्धांत को लागू कर दिया। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है सिद्धांत का परीक्षण या टेस्टिंग ऑफ द प्रिंसिपल। अब ये सिद्धांत हमारा जो है उसकी वैज्ञानिक तरीके से जांच की जाएगी, बार बार उसको टेस्ट किया जाएगा, उसके रिजल्ट को देखा जाएगा। उसको परीक्षण के उपरांत, परीक्षा मतलब चेक करना, उसको हम चेक करेंगे और उसके उपरांत सिद्धांतों का फिर निर्माण होता है। तो ये सिद्धांत बनाने की प्रक्रिया आ गई। अगला हमारा है सिद्धांतों के प्रकार। तो कितने पहले सिद्धांत हमारे हैं, अवलोकन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमारे सामने एक ही प्रकार की सिचुएशन बार बार आई, सिमिलर सिचुएशंस या सिमिलर प्रॉब्लम्स वर रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड दे वर ऑब्जर्व्ड, और उनको हमने बार बार देखा और उनके सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की। इट्स सॉल्यूशन वाज सॉर्ट आउट, ठीक है। बार बार एक समस्या हमारे सामने आई, बार बार हमने उसको समझा और उसका कोई हल ढूंढने की कोशिश की, और जब सबसे अच्छा हल हमारे पास आ गया तो उसे हम कहते हैं फ्रेमिंग ऑफ द प्रिंसिपल बाय ऑब्जर्वेशन, अवलोकन के आधार पर सिद्धांत का निर्माण करना। दूसरा आ गया प्रयोगात्मक अध्ययन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी। हमने बार बार कोई चीज़ को टेस्ट किया, हमारे दिमाग में एक आइडिया आया और हमने इसको बार बार प्रयोग किया, बार बार टेस्ट किया, और बार बार ही जब हमने उसको टेस्ट किया है तो फिर हर बार ही टेस्ट करने के बाद जो रिज़ल्ट आया हमने उसकी तुलना की, ना केवल एक डिपार्टमेंट में बल्कि सभी विभागों में हमने इसको अपनाया। जैसे यूनिटी ऑफ कमांड की हम बात करें, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक व्यक्ति को एक ही अधिकारी आदेश दे तो उसका क्या परिणाम होगा, और एक व्यक्ति को बहुत सारे अधिकारी अगर आदेश देते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा। दोनों के रिजल्ट जो थे उनकी तुलना की गई। अगला टॉपिक हमारे को दिया गया सिद्धांतों की प्रकृति या नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स। तो पहला दिया गया सार्वभौमिक अनुकूलता, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। इसका मतलब है ये जो सिद्धांत होते हैं सार्वभौमिक मतलब हर जगह पे लागू होते हैं, चाहे हमारा बिजनेस है, व्यापार है, चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। या नॉन बिजनेस का मतलब है ऐसी संस्थाएं जिनमें कि बिजनेस नहीं किया जाता, जैसे कि शिक्षा संस्थान हो गए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गए, गवर्नमेंट के ऑफिस हो गए, स्पोर्ट्स
खेल कूद के मैदान हो गए, एग्रीकल्चर हो गई, आर्मी हो गई, तो सभी सिद्धांतों को इन सिद्धांतों को सभी जगह यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद सेकंड आ गया सामान्य मार्गदर्शन या जनरल गाइडेंस। ये सिद्धांत हमारे को सामान्य मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि भाई ऐसा करना चाहिए, बहुत कठोर नहीं होते, दे आर नॉट रिजिड, दे मे बी यूज्ड इन द अल्टर्ड फॉर्म। इनको हल्का सा चेंज करके, जैसी हमारी कंपनी उसकी अनुसार, परिस्थिति के अनुसार इनको ढाल करके हम यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है अभ्यास एवं प्रयोगों द्वारा निर्धारण। दे आर फॉर्म्ड बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। इनको कैसे बनाया गया? फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टेंट एफर्ट्स ऑफ द प्रोफेशनल एंड रिसर्च। हमारे जो प्रोफेशनल पेशेवर व्यक्ति थे, मैनेजर्स थे, उन्होंने लगातार अभ्यास किया, लगातार खोज की और उसके बाद ये सिद्धांतों का निर्माण किया, लगातार प्रयोग किया उन सिद्धांतों का। उसके बाद में इनके ऊपर रिसर्च या खोज की और उसके बाद फिर ये सिद्धांत बनाए गए। चौथा पॉइंट है लोचशीलता या फिर फ्लेक्सिबिलिटी। नए सिद्धांत भी बनाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो सिद्धांत बना दिए गए वही होंगे, और भी सिद्धांत बनाए जा सकते हैं। जैसे चेंजेस होते हैं मार्केट में, जैसे सिचुएशन बदलती है उसके अनुसार, परिस्थितियाँ बदलती हैं उसके अनुसार हम नए सिद्धांत बनाते हैं। पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं, राजनीतिक परिवर्तन आते हैं, इकोनॉमिकल आर्थिक परिवर्तन आते हैं, सामाजिक सोशल चेंजेस आते हैं, तो वैसी परिस्थितियों के अनुसार हमारे को नए नए हल ढूंढने पड़ते हैं। पांचवा पॉइंट है मुख्यतः व्यवहारिक, मतलब मेनली बिहेवियरल। ये जो है सिद्धांत हमारे जो है ये व्यक्तियों से संबंधित होते हैं, कर्मचारियों पर लागू होते हैं, मैनेजर्स पर लागू होते हैं। सो दे आर रिलेटेड टू द ह्यूमन बिहेवियर विच कॉन्स्टेंटली चेंजेस। ये सिद्धांत व्यक्तियों पर लागू होते हैं और व्यक्तियों का व्यवहार लगातार जो है वो परिवर्तित होता है। रिपीटेशन ऑफ द वर्क मेक द पर्सन स्पेशलाइज्ड। यहाँ पर ये बोला गया, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ये बोलते हैं कि एक व्यक्ति को एक ही काम दिया जाए और वही काम वो बार बार करता है, तो उससे वो उस कार्य का एक्सपर्ट हो जाता है, परंतु उसके एक दुष्प्रभाव भी होता है। बहुत लंबे समय तक एक ही काम बार बार करते रहने से वो बोर भी हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली अप्लाई होते हैं। अगला है कारण और परिणाम का संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट। यहाँ पर है कि अगर ये समस्या का कारण है तो इसका परिणाम ये होने वाला है। अगर हम बोलते हैं डिवीज़न ऑफ वर्क, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने क्या किया, कंपनी में जो भी कार्य किया जाता था उस कार्य को हमने छोटे छोटे भागों में बांट दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम एक व्यक्ति को काम का एक छोटा सा पार्ट देंगे, और जब व्यक्ति को कार्य का एक छोटा सा ही भाग दिया जाएगा और वही काम वो बार बार करेगा, तो धीरे धीरे उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। सो ड्यू टू डिवीजन ऑफ द वर्क द इफेक्ट इज द इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। 7th पॉइंट है अनिश्चित या कॉन्टिजेंट। अनिश्चित या कॉन्टिजेंट के बारे में मतलब ये हुआ कि हमारे जो सिद्धांत हैं वो निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, रिजिड नहीं है। मैनेजर को ये डिसाइड करना होता है कि इनको अप्लाई करना है या नहीं करना है, या चेंज करके अप्लाई करना है। 8वां पॉइंट है सिद्धांतों की गत्यात्मक प्रकृति, डायनेमिक नेचर ऑफ द प्रिंसिपल्स। हमारे सिद्धांत जो है वो फ्लेक्सिबल हैं, लोचशील हैं, जैसी स्थिति आती है उसके अनुसार हम लोग इन सिद्धांतों में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। वी कैन चेंज द प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। अगला है विकास में महत्व, इम्पोर्टेंस इन द डेवलपमेंट। ये संस्था के विकास में भी मदद करते हैं और लोगों के विकास में भी मदद करते हैं। 10th पॉइंट है मानवीय व्यवहार पर केंद्रीकरण, कंसंट्रेशन ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। हमारे जो सिद्धांत हैं ये व्यक्तियों पर लागू होते हैं, लोगों को अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, समन्वित कोऑर्डिनेट होकर कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि लोगों को हम नियंत्रित कर सकें, उनके कार्य को कंट्रोल भी कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रबंध के सिद्धांतों की आवश्यकता, महत्व पूछा जाए तो यही पॉइंट आएंगे। सिग्निफिकेंस, नीड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कुछ भी पूछा जाए तो यही पॉइंट्स आएंगे। तो सबसे पहला दिया गया क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, तो प्रबंधकों को उपयोगी ज्ञान ये उपलब्ध करवाते हैं। दे प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू द मैनेजर्स। प्रबंधकों को ये बताते हैं कब काम करना है, कैसे काम करना है। दे गाइड द मैनेजर्स। रिजल्ट्स जो है इससे हमारा क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है, सिद्धांतों को अपना के जब सिद्धांत बता दिए जाते हैं एक मैनेजर को, तो इसका परिणाम ये होता है कि इससे हमारे खर्चे कम हो जाते हैं और लाभ बढ़ जाते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर कार्य का विभाजन किया, कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटा, एक आदमी को कार्य का छोटा भाग बांटा, तो इससे क्या होगा, वर्कर की जो वर्किंग एफिशिएंसी है, काम करने की क्षमता है, वो बढ़ जाती है। सेकेंड है संसाधनों की अनुकूलतम उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास जितने भी साधन होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सभी थोड़ी मात्रा में होती हैं। तो ये सिद्धांत ये बताते हैं कि हमारे को अपने संसाधनों का अपव्यय को रोकना है, वेस्टेज को रोकना होता है। 3rd पॉइंट है प्रभावी प्रशासन या इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। हम लोग
इन सिद्धांतों का पालन करके अति शीघ्र निर्णय ले सकते हैं। बहुत जल्दी इन सिद्धांतों को अप्लाई करते हैं और निर्णय हम ले लेते हैं, हमारे को बताते हैं कि क्या निर्णय लेना है। और जो भी निर्णय हम लेते हैं वो सारे निर्णय हमारे संतुलित होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, सही होते हैं। ऐसा तभी संभव होगा। एग्जाम्पल के लिए एक और हम एग्जाम्पल इसमें लेते हैं ताकि हमारे को समझ में आ जाए। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि हमारे सिद्धांत जो होंगे वो एक सिद्धांत ये बोलता है कि व्यक्ति को जितना कार्य दिया जाए, जितना उसकी उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उतने ही उसको अधिकार भी मिलने चाहिए। यदि हमने उसको अधिकार जो है वो कम दिए और काम ज़्यादा दे दिया तो वो काम नहीं कर पाएगा। चौथा पॉइंट हमारा आ जाएगा वैज्ञानिक निर्णय। वैज्ञानिक निर्णय का मतलब यहाँ पर ये हुआ, साइंटिफिक डिसीजन का मतलब ये होता है कि संतुलित निर्णय हमारे को लेने हैं। साइंटिफिक मतलब बहुत सोच समझ के बैलेंस्ड डिसीजन हमको लेने हैं। प्रिंसिपल प्रोवाइड्स द ट्रेनिंग इनडायरेक्टली टू द मैनेजर्स। ये सिद्धांत हमारे को ये बताते हैं कि मैनेजर कब और कैसे निर्णय लेंगे। एक प्रकार से उनको ट्रेनिंग दे देते हैं कि भाई ये परिस्थिति आएगी तो अपने ये काम करना है। तो इनडायरेक्ट ट्रेनिंग होती है। निर्णय हम जो लेंगे बहुत सोचे समझे निर्णय बनाए गए हैं तो उनका ही हम निर्णय लेंगे, अदरवाइज दे विल फॉलो हिट एंड ट्रायल मेथड और ट्रायल एंड एरर मेथड। अगर उनको सिद्धांत नहीं पता होंगे कि भाई किस समस्या का हल कैसे करना है तो वो क्या करेंगे, पहले कोई तरीका अपनाएंगे, फिर देखेंगे कि ये तरीका ठीक नहीं लगा, फिर दूसरा तरीका अपनाएंगे। मतलब बार बार वो भूल करेंगे और फिर धीरे धीरे जब बार बार गलतियाँ करेंगे फिर वो सुधार करेंगे, उसमें काफ़ी हानि हो चुकी होती है। पाँचों पॉइंट है बदलते वातावरण की आवश्यकताएं पूरी करना, मीटिंग द चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पर ये बोला गया टू सर्वाइव वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंग to the situation, according to the environment. New technique of the production and the selling have to be adopted. जैसा वातावरण बदल रहा है, जैसी चेंजेस आ रही हैं वातावरण में, उसके अनुसार हमारे को भी चेंज करना है। उत्पादन की कोई नई तकनीक आ रही है, वस्तु को बेचने की कोई नई तकनीक आ रही है, उस तकनीक को हमें अपनी कंपनी में भी लागू करना है। 6 पॉइंट है सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। समाज के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेवारियाँ उसको भी पूरा करना जो है एक प्रबंधक का कर्तव्य होता है। समाज के प्रति हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम समाज के लोगों को जो वस्तु बना के दें वो बहुत अच्छी क्वालिटी की हो, उन वस्तुओं का रेट जो है वो भी बिल्कुल कम होना चाहिए। ये कैसे होगा, यदि हम सिद्धांतों को सही प्रकार से लागू करें। सिद्धांतों के लागू होने से हमारी काम करने की क्षमता बढ़ती है और उत्पादन जो है वो ज़्यादा बढ़ता है। 7 पॉइंट हमारे को दिए गए प्रबंध प्रशिक्षण शिक्षण एवं शोध, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। प्रिंसिपल्स हमारे जो होते हैं, प्रबंध के जो सिद्धांत हमारे हैं, ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में ही अप्लाई होते हैं और ये हमारे काम करने की क्षमता में सुधार भी करते हैं। अगला पॉइंट हमारा है प्रबंध शास्त्र में स्पष्टता और व्यवस्थीकरण लाने के लिए इमरजेंस ऑफ द क्लियरर एंड द सिस्टमेटिक थिंकिंग। ये हमारे को मैनेजमेंट का सब्जेक्ट जब पढ़ाया जाता है, प्रबंध का सब्जेक्ट जब पढ़ाते हैं तो उसमें हमारे को ये बताते हैं कि हम किस प्रकार से अपने स्टेप बाय स्टेप हम मैनेजमेंट को स्टडी करेंगे। अब आते हैं हम लोग एक एक सिद्धांत को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रबंध के 4 सिद्धांत जो हमारे को दिए गए थे, तो ये सिद्धांत हमारे को दिए गए हैं। प्रबंध के सामान्य सिद्धांत हम इनको कहते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और ये हेनरी फ्यूल के द्वारा दिए गए थे। उन्होंने अपनी किताब जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जो बुक है उसमें इसके बारे में दिया था। तो सबसे पहला सिद्धांत हमारा जो है वो है कार्य विभाजन का सिद्धांत या डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें ये बोला गया कि हमारी कंपनी में जितना भी काम होता है उस सारे काम को हम बहुत छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, ठीक है। और हर एक जो छोटा भाग होता है काम का जो हमने बांट दिया है उसमें से एक छोटा भाग हमने लिया और प्रत्येक छोटे भाग को एक एक वर्कर या एक एक कर्मचारी को हमने दे दिया। अब यहाँ पर जब हम कार्य का विभाजन करेंगे, कार्य वर्कर्स के बीच में बांटते हैं, तो हम ये ध्यान रखते हैं वी डिस्ट्रीब्यूट द वर्क अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द वर्कर। जो वर्कर जिस काम में रुचि रखता है, जो वर्कर जिस कार्य में योग्य है, उस वर्कर को वही काम उसकी रुचि अनुसार देने से उसकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है, स्पेशलाइजेशन या विशेषज्ञता जो है वो बढ़ जाती है। अब इसमें हम ये मेंशन करेंगे इसके पॉजिटिव फैक्ट और नेगेटिव फैक्ट्स। अब यहाँ पर पॉजिटिव फैक्ट में धनात्मक प्रभावों में यह है कि अगर हम डिवीजन ऑफ वर्क या कार्य विभाजन के सिद्धांत को अपनाते हैं तो उससे हमारे को क्या लाभ होने वाले हैं। पहला दिया गया काम की किस्म में वृद्धि या इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द वर्क। अगर एक व्यक्ति को एक ही कार्य का छोटा भाग दिया जाता है और वो वर्कर अगर उस कार्य को बार बार लगातार करता है तो उस कार्य को करने में एक्सपर्ट हो जाएगा और उससे जो उत्पादन होगा वो अच्छी क्वालिटी का होगा। सेकेंड है उत्पादन की गति में वृद्धि, इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ प्रोडक्शन।
वो जो उत्पादन करेगा वो ज़्यादा तेज़ गति से करेगा। अगला है संसाधनों के अपव्यय में कमी, रिडक्शन इन द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। जब वो काम करना सीख जाता है तो फिर वो चीज़ें ख़राब नहीं करता, वेस्टेज नहीं होती, संसाधनों का सही प्रयोग होता है। चौथा पॉइंट है कर्मचारियों की कार्य कुशलता में वृद्धि, इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। वर्कर की काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, उसे काम करना अच्छे तरीके से आ जाता है। और विशिष्टीकरण के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, कार्य करने में एक्सपर्ट हो जाता है। अब हमें इसके बाद में मेंशन करने होते हैं इसके अवहेलनात्मक प्रभाव, जिसको हम बोलते हैं वायलेटिंग इफेक्ट। राइट साइड पर हमने मेंशन किया है। तो वायलेटिंग इफेक्ट में क्या करना होगा आपको, ये 5 पॉइंट जो हमने पॉजिटिव इफेक्ट के लिखे थे, इन्हीं के उल्टे पॉइंट बनाकर आप लिखेंगे। जैसे पहला पॉइंट था काम की किस्म में वृद्धि, तो आप लिखेंगे काम की किस्म में कमी आती है। सेकंड, उत्पादन की गति में वृद्धि, तो आप लिखेंगे उत्पादन की गति में कमी आती है। संसाधनों के अपव्यय में कमी था, वहाँ पर आप लिखेंगे संसाधनों का अपव्यय होता है। कर्मचारी की कार्य कुशलता में वृद्धि था, यहाँ पर लिखेंगे काम कर कर्मचारी की कार्य कुशलता में कमी आती है। विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते थे, वहाँ पर था, तो आप लिखेंगे विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त नहीं होते हैं। सेकंड प्रिंसिपल पर आते हैं, जो अधिकार एवं उत्तरदायित्व, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है। अधिकार और उत्तरदायित्व का मतलब है जब हमने किसी व्यक्ति को कार्य दिया तो उसके लिए पर्याप्त मात्रा में उसको अधिकार भी दिए जाने चाहिए। जितना कार्य है, जितनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उतने अधिकार उसे दिए जाने चाहिए। ना उससे अधिक होना चाहिए, ना ही उससे कम। यदि कुछ भी अधिक और कम हो जाता है तो वो संस्था के लिए हानिकारक होता है। अब इसके आते हैं धनात्मक और ऋणात्मक प्रभाव में। तो पॉजिटिव इफेक्ट्स पर आते हैं। पहला, लक्ष्य की प्राप्ति। यदि हमने वर्कर को काम दिया और उसके अधिकार भी उसको दिए तो फिर वो अपने कार्य को पूरा कर लेगा और संस्था के लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। हेल्प्स टू मीट ऑब्जेक्टिव। सेकंड है कर्मचारियों के साहस में वृद्धि, इम्प्रूव्स एम्प्लॉयज़ कॉन्फिडेंस। कर्मचारी को जब कार्य दिया गया और उसको अधिकार भी दे दिया गया, उसका कॉन्फिडेंस लेवल या विश्वास उसका बढ़ जाता है। थर्ड है अधिकारों की प्राप्ति से मनोबल वृद्धि, इम्प्रूव्स मॉरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। जब कर्मचारी को काम दिया गया और उसे पर्याप्त मात्रा में अधिकार भी दे दिया गया, तब उसका मनोबल बढ़ जाता है। चौथा पॉइंट है उत्तरदेयता निश्चित होने से कर्मचारियों का काम पूरा करना, बिकॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फिक्स टू द वर्कर ट्राई टू कंप्लीट देयर जॉब। क्योंकि अब उनको जिम्मेवार ठहरा दिया गया, बोल दिया गया कि आपको काम दिया गया, ये अधिकार दिया गया, आप ही जिम्मेवार हो इस चीज़ के। अब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी तो अपने काम को पूरा करेगा। पाँचवा पॉइंट है अनुशासन का बने रहना, मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन। प्रत्येक व्यक्ति को काम सौंपा गया, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इसलिए वो अपने कार्य को पूरा करेगा, तो संस्था में अपने आप ही अनुशासन बना रहेगा। अब इसके आते हैं अवहेलनात्मक प्रभाव या वायलेटिंग इफेक्ट। इसमें ऊपर वाले 5 पॉइंट जो है इनके उल्टा बनाकर आप लोग पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। अब आते हैं इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स पर। तो अवहेलनात्मक प्रभाव में 6 पॉइंट पर आते हैं, जो है आवश्यकता से अधिक अधिकार यदि किसी कर्मचारी को दे देते हैं तो अधिकारों का वो गलत प्रयोग करता है। फियर ऑफ मिस यूज़ ऑफ द राइट्स इफ गिवन मोर देन द क्वांटम रिक्वायर्ड। जितनी मात्रा में अधिकार देने चाहिए थे, मान लो किसी वर्कर को हमने बोला 10 चीज़ें बनानी है, तो हमने उसको दे दिया 15 किलो सामान, ठीक है। इसका मतलब 5 किलो उसको एक्स्ट्रा मिल गया, तो देखेगा फालतू है तो चलो वो लापरवाही करेगा और वेस्टेज हो जाता है। कोई चीज़ ख़राब हो गई तो कोई बात नहीं, फेंक दो। इसका मतलब क्या है कि कच्चा माल तो बर्बाद हो रहा है, नुकसान तो कंपनी को हो रहा है, तो ज़्यादा अधिकार नहीं होने चाहिए। और आवश्यकता से कम अधिकार होने पर लक्ष्य की प्राप्ति करने में कठिनाई होती है। टारगेट इज़ नॉट अचीव्ड इफ द अथॉरिटी इज़ गिवन इन द लेस क्वांटिटी। मतलब हमने किसी वर्कर को बोला 10 चीज़ें 10 किलो 10 किलो सामान बनाना है, तो हमने उसको सामान दिया केवल 5 किलो का, तो फिर वो उतना सामान नहीं बना पाएगा क्योंकि कच्चा माल इसको कम दिया है। 8वां पॉइंट है वांछित परिणाम प्राप्त न होने पर अधिकार अधीनस्थों की उत्तरदायित्व निश्चित न कर पाना। अगर हमने अधिकार और उत्तरदायित्व बराबर नहीं दिए थे, ठीक है, तो अधिकार कम दिए थे, तो क्या होगा कि अगर उसने परिणाम प्राप्त नहीं किए, इफ द प्रॉपर राइट्स आर नॉट गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी कांट बी फिक्स। वो कहेगा भाई मेरे को सामान ही पूरा नहीं मिला तो मैं काम कैसे करता।